अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीके स्कॉलरशिप के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जीके स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्हें उस स्कॉलरशिप से रिलेटेड कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ एम्बिगिटी थी। तो वो मुझे क्वेश्चंस कर रहे थे और कुछ लोग मुझे पर्सनली क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये चीज़ है तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर ये चीज़ है तो हम किस तरह से फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन सारे क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो के थ्रू आपको आंसर करूं। इससे होगा क्या कि हो सकता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक स्टूडेंट का ना हो, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक सेम क्वेश्चन हो। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, उनकी जो क्यूरीज हैं, हम उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे एक्चुअली रिसीव हुए जीके स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो जैसे कि हमें पता है कि जीके स्कॉलरशिप बेसिकली एक ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपनी हायर स्टडीज़ को साउथ कोरिया के अंदर जाकर परस्यू कर सकें। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, और किस मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि जीके स्कॉलरशिप एक्चुअली है क्या, और कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन कब तक है। तो रिमेंबर वन थिंग कि जो स्कॉलरशिप की डेडलाइन है अंडर ग्रेजुएट के लिए, वो तो कब की क्लोज हो चुकी हुई है। और जब मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाई थी तो उस टाइम अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप अभी ओपन हुए थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो चुकी है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की, तो जो अंडर ग्रेजुएट के लिए डेडलाइन है स्कॉलरशिप की, वो तो क्लोज हो चुकी है। बट टॉकिंग अबाउट कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बैचलर अपना कंप्लीट कर लिया है और वो चाहते हैं कि अपने जो मास्टर है उसे परस्यू कर सकें इस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो उनके लिए क्या डेडलाइन क्लोज है या अभी ओपन नहीं हुई। तो उनके लिए एक अच्छी बात है वो ये कि जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं स्कॉलरशिप के अंदर, उनके लिए अभी ये स्कॉलरशिप ओपन नहीं हुई, तो मीन्स कि उनके लिए अभी डेडलाइन भी जो है वो क्लोज नहीं हुई। यूजुअली क्या होता है कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली ओपन की जाती है इन द मिड ऑफ फेब, और यू कैन से इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो अभी आपके पास, आप कह सकते हैं कि अराउंड अबाउट वन वन एंड हाफ मंथ अभी हमारे पास है कि हमें पता चले ना। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कि बहुत सारे स्टूडेंट ये मुझसे पूछ रहे थे कि विच ट्रैक टू चूज, आइदर वी शुड गो फॉर द एम्बेसी ट्रैक और द यूनिवर्सिटी ट्रैक। सो एक्चुअली चूजिंग द ट्रैक डिपेंड अपॉन यू। अगर आपकी जो एम्बेसी है वो जिस शहर में आप रहते हैं, एम्बेसी तक आपको एक्सेस अवेलेबल है, और आप चाहते हैं कि आप जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें एम्बेसी के थ्रू ही फॉरवर्ड करें, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द एम्बेसी ट्रैक। और अगर आपको लगता है कि मुझे एम्बेसी के थ्रू अप्लाई नहीं करना, मुझे यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों के कुछ ना कुछ बेनिफिट हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर बात करें कि जो एम्बेसी ट्रैक है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 3 राउंड होते हैं जिन्हें क्लियर करना पड़ता है। तब जाकर आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन होती है जीके स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात की है तो आपको यहाँ पर 2 राउंड को क्लियर करना पड़ता है, और फिर जाकर आपकी जीके स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 3 राउंड क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 राउंड क्लियर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्या जो एम्बेसी ट्रैक है और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है, उनकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन सेम होती है? नो, इट्स नॉट द सेम। बिकॉज़ जो एम्बेसी ट्रैक होती है उनकी अपनी डेडलाइन होती है, और जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होती है उसकी अपनी डेडलाइन होती है। यूजुअली जो यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है उसकी जो डेडलाइन का पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मे बी 1 और 2 वीक एक्सटेंडेड टाइम होता है उस स्कॉलरशिप के अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो एम्बेसी ट्रैक होता है उसका ड्यूरेशन आई थिंक कम होता है। द रीज़न इज़ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, उनका अपना जो है एक स्केड्यूल होता है, उनका अपना एक एकेडमेटिक कैलेंडर होता है कि वो कब उस स्कॉलरशिप को ओपन करना चाहते हैं और कब उस स्कॉलरशिप को क्लोज करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मिल जाए, जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, और एक अच्छे तरीके से आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे वो ये कि इन दोनों ट्रैक के दरमियान डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक के अंदर डिफरेंस बेसिकली है क्या।
और जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 राउंड को क्लियर करना पड़ता है, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 2 राउंड को क्लियर करना पड़ता है। तो डिफ़रेंस बस यही है कि जो राउंड सिलेक्शन है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो डेडलाइन होती है स्कॉलरशिप के लिए वो थोड़ी वेरी करती है। अदरवाइज़ इन दोनों ट्रैक का मकसद यही है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप उनको एक्सेप्ट करना, और उनको जो है जो एप्लीकेबल कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करना। तो ये बेसिक एक डिफरेंस होता है, और इसके अलावा इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। अगर हम एम्बेसी ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि यूजुअली जो स्टूडेंट होता है वो अपनी जो कंट्री की एम्बेसी है उसके थ्रू अप्लाई करता है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 3 सेट्स जो हैं उसे प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मीन्स के एक सेट उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा रिगार्डिंग द डिग्री, द ट्रांसक्रिप्ट, द रिकमेंडेशन लेटर और व्हाटएवर द एप्लीकेशन फॉर्म ही और शी हैज़ फिल्ड अप, और इन 3 सेट को भी उसे एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाना पड़ता है उस स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर, तो इसके अंदर स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है कि वो सिंपली एक जो है वो सिंपल एक डॉक्यूमेंट का सेट प्रिपेयर करता है। उन सेट को सीधा जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपने जो मास्टर है या जो बैचलर है उसे परस्यू करना चाहता है, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स को उस यूनिवर्सिटी के एड्रेस के ऊपर क्या कर देता है कि उसको सेंड कर देता है, और यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को फिर रिसीव करती है और एक एप्लीकेंट्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिव्यू किया जाता है और फिर कुछ क्राइटेरिया बनता है, और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो सकता है कि एम्बेसी ट्रैक हमारे पास क्या है और यूनिवर्सिटी ट्रैक हमारे पास क्या है, कि इन दोनों के अंदर हमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिफरेंट वे में प्रिपेयर करना पड़ता है। अदरवाइज़ दोनों ट्रैक का जो मकसद है वो यही कि जो एप्लीकेबल और जो गुड कैंडिडेट्स हैं उनकी इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज दैट कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन यूनिवर्सिटी थ्रू अ यूनिवर्सिटी ट्रैक at one time? So the answer is no. You cannot apply to more than one university at one time. The reason is कि अगर आप एक वक्त में यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू किसी 2 या 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं, यानी उनको कोरियर के थ्रू उस यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं, तो होगा क्या कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जब वो चेकआउट किए जाएंगे और पता चलेगा कि आपने एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है, तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसे हाल्टेड कर दिया जाएगा और आप फर्दर उस स्कॉलरशिप के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मींस कि आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर भी नहीं किया जाएगा उस स्कॉलरशिप के लिए। तो कोशिश करें कि पहले आप डिसाइड करें कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपका मेजर क्या है, आपके माइनर क्या हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर मेजर एंड माइनर फिर आप अपने प्रोग्राम की सिलेक्शन करें और ये देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी उन प्रोग्राम को ऑफर कर रही है। फिर उसमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आप अपने आप को अप्लाई करें या अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करें। इससे होगा क्या कि आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक वक्त में मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करेंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ मच CGPA और GPA इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग दिस स्कॉलरशिप? लुक, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट अ सिंपल, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका CGPA या GPA जो है वो लो है, उनको फिर भी स्कॉलरशिप मिल जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका GPA या CGPA बहुत ज़्यादा है, उन्हें फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा है अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अब ये पूछा कि अगर मेरा 2.67 या 2.69 CGPA है तो क्या मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं अनटिल और अनलेस आपका जो GPA है वो 80% से प्लस है। तो अब ये किस तरह से पता चले कि मेरा जो GPA है, ये जो CGPA है वो 80% से प्लस है ताकि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकूँ? तो इसके लिए एक सिंपल सा GKS स्कॉलरशिप की जो टीम है उन्होंने एक रूल डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर आप
इस स्केल में से इतने परसेंट मार्क्स ले लेते हैं, तो आप उस मिनिमम क्राइटेरिया में आ जाते हैं कि जिसके थ्रू आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली मिनिमम क्राइटेरिया हमारे पास है क्या? अगर आपका सीजीपीए 4 के स्केल में से 2.64 है, तो दैट्स मीन ये मिनिमम क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप डेफिनिटली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कितना जीपीए चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि उनका जो जीपीए स्केल है वो 10 में से होता है या 9 में से होता है या 8.5 में से होता है। तो अब ये चेक करना है कि क्या आप उस स्कॉलरशिप के मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको अपना जो मार्क्स हैं, जो जीपीए है, जो सीजीपीए है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट स्केल के, और ये चेक आउट करने के लिए क्या आप उस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। तो अगर आप 80% के मार्क्स के अंदर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 4.0 का जो स्केल है उसे यूज़ करती हैं स्टूडेंट को मार्क्स देने के लिए, स्टूडेंट को ग्रेड करने के लिए। तो अगर आपका 4.0 का स्केल है और उसमें से अगर आप 2.64 सीजीपीए या जीपीए ऑब्टेन कर लेते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक बात ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि हम किस प्रोग्राम के अंदर या कौन-कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिसके अंदर इस जीके स्कॉलरशिप के अंदर हम अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो इसका मेरे पास कोई एक सिंपल आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जीके स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है वो साउथ कोरिया की, उसके अंदर ये जो स्कॉलरशिप है ये प्रोवाइड की जाती है। तो नंबर ऑफ प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आप मेडिकल के अंदर जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग की डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, आप लिटरेचर की फील्ड में जा सकते हैं, आप फैशन इंडस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं, आप बिजनेस की फील्ड में जा सकते हैं एंड मैनी मोर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं। आप जिस भी प्रोग्राम को के अंदर जाना चाहते हैं या अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ये सर्च आउट करें कि वो प्रोग्राम साउथ कोरिया के अंदर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, और फिर ये चेक आउट करें कि क्या वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जीकेएस स्कॉलरशिप की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आती हैं कि नहीं। तो अगर वो यूनिवर्सिटीज़ उस जीकेएस स्कॉलरशिप की लिस्ट में आती हैं, तो इट्स मीन कि आप डेफिनिटली उस प्रोग्राम को जीकेएस स्कॉलरशिप के थ्रू परस्यू कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कैन आई सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म late after the deadline? सो द आंसर इज़ नो, यू कैन नॉट। अगर आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट करेंगे या अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे जीकेएस की जो डेडलाइन है उसके गुजर जाने के बाद, तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो डिफरेंट होंगे डिपेंडिंग पोन कि आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर तो आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो 12th के सर्टिफिकेट है, आपका जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट्स है, और उसके अलावा जो आपके रिकमेंडेशन लेटर हैं एंड फर्दर कुछ भी सर्टिफिकेट्स हैं जो कि उस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होंगे, वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन मास्टर के लिए थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, यानी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। वो इसलिए कि क्योंकि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं, तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपको आपकी जो बैचलर डिग्री है वो भी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हम मास्टर की बात करें, तो मास्टर के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो आपको अपनी बैचलर की डिग्री, बैचलर की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी इशू करेगी, इसी के साथ साथ 2 रिकमेंडेशन लेटर होंगे, और इसी के साथ साथ आपका जो आइल्स या टोफल्स का जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा। प्लस जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आप फिल करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड होते हैं जीके स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं उनका नाम इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जब एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिलता है ऑनलाइन, जब ये स्कॉलरशिप ओपन होंगी, तो वो उसके अंदर मेंशन होता है कि हमें इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा कौन-कौन से और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आप सिंपली उस फॉर्म से पढ़ सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, कैन आई अप्लाई इफ आई एम स्टडिंग स्टिल इन माय फाइनल ईयर? सो द आंसर इज येस, यू कैन अप्लाई इफ यू आर स्टिल स्टडिंग इन योर फाइनल ईयर। तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली ये होगा
कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और आप स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं एज अ जीकेएस स्कॉलर, तो फिर होगा ये कि जो जीकेएस स्कॉलरशिप की टीम है वो एक्चुअली आपको कुछ डेडलाइन दे देगी कि इस डेडलाइन के अंदर अंदर आपको हमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी डिग्री या आपकी ट्रांसक्रिप्ट, वो हमें चाहिए होंगे। इन सिंपल आपको कंडीशनल बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अगर आप जो मेंशन डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर आप उस डेडलाइन के अंदर उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इस केस में आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा दे दी जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, कि आप इन फर्दर 6 मंथ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, तो आपको जो हमारा नेक्स्ट बैच होगा हम उसके अंदर आपको ज्वाइन करवा लेंगे। तो ये एक्चुअली होता है कि अगर हम अपने फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। The next question is that how can I send my documents to South Korea University in which I am actually interested? सो पहले भी मैंने बताया कि जो अप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक एम्बेसी ट्रैक, सेकंड इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को देने होंगे। एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सेंड करेगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्बेसी के थ्रू डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करने पड़ेंगे, आप खुद अपने बिहाफ पर उन डॉक्यूमेंट्स को किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सेंड करेंगे, कोरियर करेंगे, जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइल्स और टॉफल इज मैंडेटरी फॉर जीके स्कॉलरशिप 2022, एंड द आंसर इज yes or no. The reason is that most of the time many universities required you to have IELTS or TOEFL certificate, but there are some also universities that actually don't require IELTS or TOEFL from you. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं कि जिनकी सिलेक्शन प्रोसीजर में आइल्स और टोफल सर्टिफिकेट का होना मैंडेटरी है, तो फिर आपको आइल्स और टोफल चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर आइल्स और टोफल ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, तो आप आइल्स और टोफल के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हमें टॉपिक सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। तो ये बताने से पहले मैं कुछ लोगों को ये बता दूं कि टॉपिक सर्टिफिकेट एक्चुअली जो है हमारे पास वो जो कोरियन लैंग्वेज है उसका सर्टिफिकेट होता है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज का आइल्स होता है और टॉफल होता है, इसी तरह कोरियन लैंग्वेज का टॉपिक होता है हमारे पास। तो क्या टॉपिक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा? तो टॉपिक सर्टिफिकेट एक्चुअली जो है वो ऑप्शनल होता है। आप बेशक यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें या एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करें, लेकिन अगर आपके पास टॉपिक सर्टिफिकेट है और आपको कोरियन लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड हासिल है, तो आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज इन सर्टिफिकेट के होने से क्या होता है कि आपको थोड़े प्लस पॉइंट मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसका सीजीपीए थोड़ा ज़्यादा है और आपका सीजीपीए थोड़ा कम है, लेकिन उसके पास आइल्स और टोफल्स का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपके पास आइल्स और टोफल के सर्टिफिकेट हैं। तो इस केस में आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो उस स्टूडेंट के निस्बत ज़्यादा हो जाएंगे। मींस कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है क्योंकि आपके पास एक प्लस पॉइंट है। अगर उसके पास सीजीपीए का प्लस पॉइंट है तो आपके पास आइल्स और टोफल सर्टिफिकेट का प्लस पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपके मुताबिक कौन से ट्रैक को हमें चूज़ करना चाहिए, कि हम एम्बेसी ट्रैक को यूज़ करें या हम यूनिवर्सिटी ट्रैक को यूज़ करें। तो मेरे मुताबिक आई थिंक कि आपको एम्बेसी ट्रैक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। बिकॉज जो एम्बेसी ट्रैक है वहाँ पर हमारे चांस ऑफ सिलेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम एम्बेसी ट्रैक के थ्रू जो अप्लाई करते हैं तो हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम जो हैं वो खुद से रिकमेंड करते हैं कि हम इन यूनिवर्सिटी में अपने आप को जो है एनरोल करना चाहते हैं। तो अगर एक यूनिवर्सिटी आपको नहीं रखती तो एम्बेसी आपका जो नेम है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दूसरी यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। तो अगर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी भी नहीं रखती तो एम्बेसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे तीसरी यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। तो इन तीनों चांसेस के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि जो स्टूडेंट है उसकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होते हैं और आपका चांस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर आपकी प्रोफाइल, अगर आपकी सीवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास अच्छा एकेडमेटिक स्कोर है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो आई थिंक यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ आल्सो अ गुड ऑप्शन
और इसमें बेसिकली होगा क्या कि आपको डिफरेंट राउंड्स नहीं क्लियर करने पड़ेंगे, सिंपली आपकी उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी और आपको एज अ जीके स्कॉलरशिप वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। आई होप कि मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे रिगार्डिंग जीके स्कॉलरशिप और रिगार्डिंग केजीएसपी स्कॉलरशिप, उनको मैंने क्यूरी करने की कोशिश की, उनको मैंने रिजॉल्व किया। अगर अभी भी आपको फर्दर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो अल्लाह हाफ़िज़।